हेलो एवरीवन, चलिए प्राइमरी सेक्शन में इंग्लिश पोर्शन का आंसर की देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने सेकंड पेपर का आंसर की देखा था इंग्लिश पोर्शन का। अभी प्राइमरी सेक्शन के कौन कौन से आंसर्स हो सकते हैं वो बेसिकली जानने वाले हैं। देखिए, इंग्लिश की अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्शन में तो आपने अगर पेपर दिलाया होगा तो डेफिनेटली फील किया होगा कि इसके जो इंग्लिश थे ना, या इनके जो अनसीन पैसेज था, 2 अनसीन पैसेजेस इसमें आया हुआ था, वो कहीं ना कहीं सेकेंड पेपर से ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, सेकेंड पेपर में जो पैसेज थे वो तो लगभग ठीक थे, समझने लायक थे, लेकिन ये प्राइमरी सेक्शन का जो अनसीन पैसेज था वो बहुत सारे लोगों को परेशान करने वाला था। डेफिनेटली बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैसेज यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, तो इसको समझते हैं एक बार कि क्या था और उनके आंसर्स को। बेसिकली अभी इस क्लास में हम आंसर्स देखना हमारा मेन पर्पस है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को अभी भी इनकी करेक्ट आंसर्स की इंतजार होगी, है ना। देखो, सबसे पहले तो अगर हम पैसेज की बात करें ना, तो पैसेज किसके बेस पर था। ठीक है, तो पैसेज नंबर 1 जो था, जिसका थीम था, अगर हम बात करें तो शोल। ठीक है, शोल के बेस पर था। शोल मीन्स आत्मा। इससे रिलेटेड था कि किस तरह से जो हमारा शोल है वो हमारी बॉडी में उसका वर्क होता है ना, या उसका फंक्शन होता है, कैसे किस तरह से हमारे जो बहुत सारी चीजों को वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इस तरह से डिफरेंट चीजें हमारे शोल से रिलेटेड और हमारे बॉडी में उनका कंट्रोल से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। इसका अगर हम देखें आंसर्स कि कौन कौन से इसके आंसर्स होंगे सारे क्वेश्चंस को, देखो तो क्वेश्चन वाइज सभी आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जो भी प्रोबेबल इसके आंसर्स होंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला था, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैपेंस व्हेन द सोल मैनिफेस्ट थ्रू ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड विल। पैसेज के द्वारा क्या होता है जब हमारा जो सोल है वो प्रकट होती है हमारे या ह्यूमन के इंटेलेक्ट और विल के द्वारा। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली इट लीड्स टू जीनियस एंड वर्ट्यू। इट लीड्स टू जीनियस एंड वर्ट्यू। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। क्वेश्चन नंबर 62 था, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ सोल इन रिलेशन टू द इंटेलेक्ट एंड विल, है ना, लगभग उसी से रिलेटेड। इंटेलेक्ट और विल इन सोल का क्या रिलेशन। ठीक है, तो चार ऑप्शन अगर आप देखेंगे ना, तो द सोल इज सुपरवेंट टू बोथ द इंटेलेक्चुअल विल, एंड दूसरा है द सोल इज द मास्टर ऑफ बोथ द इंटेलेक्ट एंड विल, द सोल इज अनअफेक्टेड। ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये इसके सही होने की ज्यादा चांसेस होगी। द सोल इज द मास्टर ऑफ, द सोल इज द मास्टर ऑफ बोथ द इंटेलेक्ट एंड द विल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का। चलो अगला देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन को। देखो, जैसे कि मैंने बताया ये पैसेज ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैसेज था, तो इस कारण से हमको ना इसके दो ऑप्शंस या थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी ना देखने को मिलेगा। एकदम कंफर्म कई क्वेश्चन के आंसर हमको फाइनल मॉडल की जब आएगा तभी हो पाएगा। बाकी ये भी आप जो हमारी अनुमान है उसके बेस पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट रोल डज द सोल प्ले इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, है ना। सोल क्या रोल प्ले करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो सकता है कि इट एक्ट्स एज अ मेयर ऑर्गन दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर फैकल्टीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। अगला चलते हैं नेक्स्ट 62 क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ रिफॉर्म एज सजेस्टेड इन द पोएम। तो अल्टीमेट एम क्या था इस पोएम का, टू अलाउ सोल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू ह्यूमन एक्शंस एंड बिहेवियर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 64 को 5 को देखते हैं। इन द सेंटेंस अ मैन इन द फैकेट ऑफ a temple, है ना, मैन इन अ फैकेट ऑफ अ टेम्पल वेयर इन ऑल विजडम इन अ गुड। तो ये वाला जो वर्ड आया है ना यहाँ पर, उसको कौन से रूप में यूज हुआ है बोला है ना। तो अ मैन इज द फैकेट ऑफ अ टेम्पल, एक आदमी है ना, वो एक तरह का मुखौटा होता है किसका, एक टेम्पल का, वही है ना, वेयर इन जिसमें ऑल विजडम एंड ऑल गुड अबाइड, जहां पर क्या रहता है, सारे जो विजडम है, बुद्धिमानी है ना, और जो अच्छी चीजें हैं वो निवास करते हैं, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेरिन है ना, ये एक कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। ठीक है, वर्ब तो नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है। एडवर्ब में कंफ्यूजन हो सकता था काफी लोगों को, ठीक है, क्योंकि कभी कभी एडवर्ब के रूप में भी दिखते हैं, लेकिन यहां पर दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के काम किया है। ये कंजंक्शन सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 65। ये पेपर ए है, आप अपने सेट के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखकर आप देख सकेंगे, तो कंजंक्शन आएगा इसमें। अगला देखते हैं 66 को देखिए, all goes to show that the soul in man is not an organ but animates and exercises all the organs। ठीक है, अब यहां पर what is the functions of the word in, अब ये तो इजी क्वेश्चन था,
इन किस रूप में यूज हुआ है, तो इन तो एक प्रीपोजिशन है ना, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला चलते हैं 67 को देखिए। The droll disguises only magnifying and enhancing a real element and forcing it on the distinct notice। तो distinct notice कैसा नोटिस, विशिष्ट, है ना, कैसा नोटिस, एक विशिष्ट नोटिस। तो यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव है जो इसका विशेषता बताया है। एडजेक्टिव किसका विशेषता बताता है, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है, तो नाउन हो जाएगा। नोटिस क्या है, नाउन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 68 को देखिए। विच वर्ड इज सिनोनिम फॉर ड्रोल। ड्रोल, ड्रोल का सिनोनिम बोला गया है ना, ड्रोल का सिनोनिम बोला गया है, ठीक है। तो ड्रोल का मतलब होता है, यहां पर ड्रोल का मतलब होता है मजाक करना, है ना, या सॉरी मजाक उड़ाना, ठीक है, या हंसी उड़ाना, इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना। तो यहां पर आप देखेंगे अम्यूजिंग सबसे सुटेबल आंसर है ना। अम्यूजिंग का मतलब भी होता है हंसी मजाक या हास्य विनोद, इस तरह से। तो सबसे यहां पर चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सही है, ड्रोल का सही ऑप्शन अम्यूजिंग हो जाएगा। अगला देखिए 69 को देख लेते हैं। व्हाट डज द वर्ड रिवरीज मोस्ट लाइकली मीन। तो मोस्ट लाइकली मीन मतलब इसका भी क्या पूछा गया है, इसका भी सिनोनिम्स पूछा गया रिवरी का। तो रिवरी आप पढ़े होंगे डीएड या बीएड के बुक में, दीवा सपना होता है रिवरी, मतलब दिन में, डे ड्रीम, दिन में देखने वाले जो सपने होते हैं ना, उसको रिवरी बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, डे ड्रीम, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अब यहां तक पहला पैसेज होता है खत्म। इसके बाद हमारा सेकंड पैसेज स्टार्ट हुआ है यहां से। सेकंड पैसेज भी उतना आसान नहीं था, दोनों पैसेज यहां पर टफ थे, है ना। सेकंड पैसेज का थीम क्या है, बेसिकली इसमें किसके बारे में बोला गया है, ये एक बहुत ही फेमस बुक से लिया गया है, ठीक है, जो हमारे कई सारे क्लासेस के बुक्स में भी ये चैप्टर है, बोर। बोर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों से क्या करते हैं, किसी को बोर करते हैं, है ना, उनको इसमें बेसिकली मोटा मोटा कौन कौन सी बातें लिखी है। बोर जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि वो दूसरों को बोर कर रहे हैं, अपनी पर्सनल बातें शेयर कर बहुत सारी ऐसे बातें अक्सर हमको बताते जाते हैं जिनसे लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन वो उनको ये लगता है कि जो भी बातें हैं, जो भी बातें वो दूसरों के सामने शेयर कर रहे हैं, उनसे वो सामने वाला एंजॉय कर रहा है ना। जो जिन चीजों से मैं खुद एंजॉय करता हूं, उनको ये लगता है उन्हीं चीजों से सामने वाला भी एंजॉय करता है। ये कुछ बातें रिलेटेड टू बोर्ड पर्सन, है ना, हमारे पूरे पैसेज में दिया गया है, ठीक है। ये पूरा एक चैप्टर है बोर का, जिसमें कुछ चीजें एक्सट्रैक्टेड है, ठीक है। अब इसके बेस पर अगर हम देखें हमारे आंसर्स, है ना, ठीक है। देखो पैसेजेस को और अच्छे से समझेंगे बाकी बाद में, क्योंकि देखो जिस पैटर्न में भी पूछा गया है ना, अभी आप लोगों को आगे शिक्षक भर्ती का भी एग्जाम दिलाना है ना, तो इस तरह के पैसेज डेफिनेटली आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो सारे पैसेजेस जो पूछा गया है यहाँ, उसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि कैसे इसका आंसर्स निकाला गया है, कैसे इसको पैसेज को समझेंगे, है ना। अभी फिलहाल हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अपने आंसर्स, इसके क्या क्या आंसर, क्योंकि अभी ज्यादा आप लोगों को आंसर्स की चाहिए, है ना। देखो व्हाट डज द फ्रेज वर्ड्स एक्सल ट्री, वर्ड्स एक्सल ट्री, इसका मतलब क्या है ना, दुनिया का एक धुरी वृक्ष। तो इस फ्रेज को ना, इस फ्रेज को एक मेटाफोर के रूप में यहाँ पर यूज किया गया, याद रखिएगा, एक मेटाफोर के रूप में यूज किया गया, ठीक है। मेटाफोर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का किसी से तुलना करना, ठीक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच में एक मेटाफोर है ना, वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71 को देखिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज बी, व्हाट इज द बिलीफ ऑफ द बोर रिगार्डिंग व्हाट इंटरेस्ट देम। बोर लोगों का क्या मानना होता है ना, क्या बिलीफ होता है, किससे रिलेटेड, इंटरेस्ट देम, उनसे, उनके इंटरेस्ट से लेने से रिलेटेड, जो लोग उनमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो दे बिलीव दैट, ठीक है, उन लोगों को लगता है कि व्हाट इंटरेस्ट देम, जो चीज जिन चीजों को वो रुचिकर लगते हैं, आल्सो इंटरेस्ट अदर, वही चीज दूसरों को भी रुचिकर लगता है। ये उन लोगों का मान्यता या उन लोगों का बिलीफ होता है, जो कि गलत होता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो अगला चलते हैं 72 को देख लो। What effect does the author achieve by listing various topics that bores might। अब जो यहाँ पर राइटर ने बताया है कि जो बोर पर्सन होते हैं वो ना कई तरह की चीजें एग्जाम्पल के रूप में या कई तरह की बातें बताते हैं कि अपने फैमिली से रिलेटेड। यहाँ पर आप देखो, है ना, वो क्या क्या बताते हैं, ही सेंट्रल फिगर, ही हैज ऑलवेज समथिंग न्यू,
उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ नया बातें होता है। किससे रिलेटेड? कभी अपने गार्डन से रिलेटेड, कभी अपने से बारे में, कभी अपनी वाइफ के बारे में, कभी अपने चिल्ड्रन, है ना, कभी अपने खुद के बारे में, हिज कार, हिज हैंडीकैप, हिमसेल्फ, हिज हेल्थ, his ancestry, himself, the strange way in which without, तो ये बहुत सारी बातें यहाँ पर एक लिस्टिंग किया है राइटर ने कि कैसी चीजें उनके पास रहते हैं बताने के लिए। तो ये जो बताया है ना राइटर ने, ये यूज किया है, वो किस रूप में यूज किया है बोला गया है। यहाँ पर आप देखो, है ना, व्हाट इफेक्ट डज द ऑथर अचीव बाय लिस्टिंग, है ना, बाय लिस्टिंग वेरियस टॉपिक्स। तो यहां पर देखो, प्रोवाइडिंग एग्जांपल ऑफ एंगेजिंग कन्वर्सेशन टॉपिक, ये हो सकता है, या तो इलस्ट्रेटिंग द सेल्फ सेंटर्ड नेचर ऑफ बोर, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए या सी में थोड़ा सा डाउट या कंफ्यूजन है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 73 को देखिए। 73 है, ये एक ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। ऑल काइंड्स ऑफ पीपल कॉन्फाइड इन हिम एंड आस्क हिज एडवाइस, सारे लोग उन पर भरोसा करते हैं और उनसे क्या करते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं। द वर्ड इन इटैलिक, कॉन्फाइड मींस क्या, ठीक है, कॉन्फाइड तो भरोसा करना, क्या, भरोसा करना या उन पर विश्वास जताना, तो ये एक वर्ब था, क्या है, एक वर्ब है, वर्ब। अगला देखते हैं 74 को देखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लिक्ट, है ना, इन द सेंटेंस, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लिक्ट, इसका मीनिंग पूछा है, इन्फ्लिक्ट का, किसका, इन्फ्लिक्ट का मीनिंग पूछा है, ठीक है। तो इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, इन्फ्लिक्ट इन का मतलब होता है थोपना, क्या कर देना, थोपना, या किसी भी चीज को जबरदस्ती इन्फोर्स करके देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थोपना मतलब क्या, इंपोज कर देना, क्या, इंपोज कर देना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर 74 का। 75 को देखिए। वर्ड इज अ सिनोनिम्स, है ना, सिनोनिम्स पूछा गया फिर से, व्हिच वर्ड इज अ सिनोनिम्स फॉर इगोटिज्म, इगोटिज्म का सिनोनिम्स बोला है, ठीक हो। तो इगोटिज्म का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इगोटिज्म मतलब होता है अहम केंद्रित या इगोइस्टिक होना, ठीक है। तो मॉडेस्टी तो नहीं है, इसका मतलब तो हो जाएगा विनम्रता। जनरसिटी का मतलब तो होता है उदारता, है ना। नार्सिसिज्म का मतलब होता है लगभग क्या, इससे रिलेटेड अहम केंद्रित, ठीक है। नार्सिसिज्म का मतलब हो जाएगा अहम केंद्रित। तो इसका सही आंसर ना ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर सी था इसका सही आंसर इगोटिज्म का, ठीक है। चलो 75 का सी। 76 में चलते हैं। अब 76 जो है, ये भी एक कन्वर्सेशन था एक्चुअल में। 74 तक हमारे सेकंड पैसेज का क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड पैसेज हमारे खत्म हो गया। 76 से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक कन्वर्सेशन है, अब ये भी किसी पैसेज से कम नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए, है ना, इतने पूरे कन्वर्सेशन को पढ़ना और इसके बेस पर एक सिंगल क्वेश्चन ही है उसका आंसर देना। तो इस तरह से ये कन्वर्सेशन था एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जिसमें टीचर ने ना बच्चे को फेस्टिवल के बारे में पूछा है ना। इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल बिकॉज़ मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर। गिव द नेम्स ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया, इंडिया में सेलिब्रेट करने वाले बहुत सारे फेस्टिवल का नाम दो। फिर बच्चे ने बताया होली, लोहड़ी, दिवाली। कोई सी किसी को दिखाते हुए पूछे कि ये कौन से भगवान है ना, तो शी इज गॉडेस लक्ष्मी, उसने गॉडेस लक्ष्मी कहा। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं फेस्टिवल से रिलेटेड या त्योहार से रिलेटेड, उनके एरिया में मनाए जाने वाले त्योहार से रिलेटेड उसने पूछा। अब लास्ट में फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, या कुछ और बातें बताते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, फिर उसके बाद वो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 1 or 2 सेंटेंस ट्राई टू, कुछ बोलना भी, बोलने के लिए भी बोलते हैं बच्चों को। वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल लर्न टू राइट अ पैराग्राफ ऑफ दिवाली फेस्टिवल। फिर बताते हैं कि हम दिवाली फेस्टिवल का पैराग्राफ सीखने वाले हैं। तो स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग का टॉपिक ये क्या है, ये जो चीजें हैं, ये जो टीचर ने किया वो क्या है। तो ये क्या था, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग का टॉपिक था। किसी भी टॉपिक को, नया टॉपिक बच्चे को पढ़ाना है तो इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए बच्चे को। पहले उनसे रिलेटेड कुछ बातें बताओ, फिर उनके बाद टॉपिक को अपना इंट्रोड्यूस करो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं 77 में। अब ये 77 ना लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, लर्निंग एंड एक्विजिशन से। आई होप कि सबने तो लर्निंग एंड एक्विजिशन पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो कौन कौन सी बातें यहां पर दी गई थी, देखो। लर्निंग इन्वॉल्व्स कॉन्शियस स्टडी, लर्निंग एक कॉन्शियस स्टडी इन्वॉल्व करता है, सही है ना। व्हाइल एक्विजिशन एक्विजिशन कैसे ऑकर करता है, नेचुरली। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है ना। लर्निंग ऑकर्स थ्रू एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, लर्निंग ना एक विशेष कोई इंस्ट्रक्शन के द्वारा सीखी जाती है, वहीं जो एक्विजिशन है इट हैपेंस थ्रू एक्सपोजर एंड यूजेस। एक्विजिशन कैसे होता है, एक हम खुलकर जब इसको यूज करते हैं ना तब होता है। तो दूसरा भी सही है।
लर्निंग रिफर्स टू द एक्विजिशन ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज। लर्निंग किसको रिफर करता है? सेकेंड लैंग्वेज के एक्विजिशन को रिफर करता है, ठीक है ना। सेकेंड लैंग्वेज में हम देखते हैं लर्निंग को, एक्विजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ मास्टरिंग वंस फर्स्ट लैंग्वेज, और जो एक्विजिशन है वो पहला फर्स्ट लैंग्वेज में मास्टरी का एक एग्जांपल है, तो ये भी सही है, तीसरा है ना। चौथा है लर्निंग फोकसेस ऑन रिटन लैंग्वेज स्किल्स व्हाइल एक्विजिशन प्राइमरी एम्फेसिस ओरल। एक्विजिशन ना मुख्य रूप से बोलने पर ही जोर देता है, लेकिन लर्निंग ना किसी भी भाषा को अब जैसे सीखना है ना, तो उसको बोलना सीखने के साथ साथ उसको लिखना है ना, लैंग्वेज किसके ऊपर, राइटिंग लैंग्वेज स्किल के ऊपर भी जोर देता है, ठीक है। तो ये भी सही है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि चारों इससे रिलेटेड, इस जो लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड बातें हैं वो चारों सही है। तो चारों सही है तो कौन आएगा भैया? ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। चलो अगला चलते हैं, विच लैंग्वेज स्किल्स इन्वॉल्व्स डीकोडिंग। डीकोडिंग रिटन लैंग्वेज, अब लिखी हुई कोई चीजों को डिकोड करना क्या कहलाता है? कोई भी चीज लिखा है उसको डिकोड करना, तो उसको पढ़ना ही कहलाएगा ना, क्या कहलाएगा? पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला है 79 को देखिए, वन रीजन वाई सेकेंड लैंग्वेज लर्नर मेक एरर। एक कारण जिसके कारण से सेकेंड लैंग्वेज लर्नर ना गलती करता है, क्या कारण? द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज, सीखने वाले के पहले लैंग्वेज से ना पहले लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस उसके सेकेंड लैंग्वेज में होने लगता है, जिसके कारण बीच बीच में उसकी गलतियां होती है। तो ये कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर ना इन्फ्लुएंसेस आनी चाहिए, ठीक है। क्या? इन्फ्लुएंसेस। कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग भी लगभग इसी तरह से कंडीशन क्या करता है, डेवलप करता है। हालांकि कोड स्विचिंग का मतलब होता है कोई भी आप लैंग्वेज बोल रहे हो, है ना, कोई भी एक लैंग्वेज बोल रहे हैं और बीच में ही कोई दूसरा लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर देना। सपोज मैं हिंदी बोल रहा हूँ, सडनली आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? कोड स्विचिंग कहलाता है। कोड मिक्सिंग क्या होता है? बोलने के दौरान बीच बीच में किसी दूसरे लैंग्वेजेस के वर्ड्स यूज करना, मिक्स करना, शब्दों को मिक्स करना, ठीक है। मैं हिंदी बोल रहा हूं और बीच बीच में इंग्लिश के कोई वर्ड्स या ऐसे कुछ फ्रेजेस मैं यूज करते जा रहा हूं, तो वो कोड मिक्सिंग कहलाती है। तो यहां पर जो कंडीशन बताया गया है वो ये हो सकता है, लेकिन ज्यादा सबसे ज्यादा सुटेबल ना इन्फ्लुएंसेस है। ये भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सीखने के दौरान लैंग्वेज 1 का जो इम्पैक्ट पड़ता है लैंग्वेज 2 में, जो इन्फ्लुएंस होती है, उसी को इन्फ्लुएंसेस बोला जाता है, ठीक है। तो इसका ज्यादा सुटेबल आंसर तो सी है, बाकी इसके लिए भी फाइनल आंसर की का वेट कर लेते हैं। अगला देखते हैं 80 को देखिए, विच प्रिंसिपल एम्फेसिस दैट emphasizes the importance of meaningful communication and authentic language use in language teaching। ठीक है, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन और ऑथेंटिक क्या लैंग्वेज यूज, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। मीनिंगफुल कन्वर्सेशन पर एम्फेसाइज कौन करता है? कम्युनिकेटिव मेथड करता है, ठीक है। चलिए 81 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए क्या बोला जा रहा है। 81 है, मिस्टर धानेस अ लैंग्वेज टीचर इनकॉर्पोरेट्स वीडियोस ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। जो टीचर धानेस है ना, वो क्या क्या यूज करते हैं? वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑनलाइन इंटरेक्टिव एक्टिविटीज इनटू हिज लेसन प्लान। अपने लेसन प्लान में सब चीज इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट को एंगेज करने के लिए। द अंडरस्टैंडिंग विच टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज ब्रिंग यूटिलाइज्ड इन दिस सिनेरियो। अब यहाँ पर जो टीएलएम यूज किया गया है ना, वो किस में आएगा? टेक्स्ट बुक है कि मल्टीमीडिया मटेरियल है कि मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज है कि रियालिया है, ठीक है। तो जो भी चीजें हम देख रहे हैं ना, वीडियो ऑडियो, सभी को हम मल्टीमीडिया मटेरियल्स के नाम से जानेंगे, मल्टीमीडिया मटेरियल्स के नाम से जानेंगे। मल्टीमीडिया मटेरियल सेकेंड ऑप्शन ज्यादा यहाँ पर सुटेबल होनी चाहिए। बाकी टेक्स्ट बुक और मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज जो होते हैं वो अलग हो जाता है, रियालिया जो भी जितने टीएलएम वगैरह है वो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 82 को में चलते हैं। The primary function of language according to the socio-cultural perspective। सोशियो कल्चर परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का प्राइमरी फंक्शन या काम क्या है, ठीक है, क्या करते हैं हम, लैंग्वेज का मुख्य फंक्शन या मुख्य कार्य क्या है? एक्सप्रेसिंग इमोशन, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, एस्टैब्लिशिंग सोशल रिलेशनशिप की सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब देखो यहां भी कई कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, है ना। लैंग्वेज का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सुटेबल होगा। लैंग्वेज का ना सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है? हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करना, जो भी चीजें, जो भी इमोशंस हमारे माइंड में आ रही है उसको एक्सप्रेस करना या उसको सामने रखना लैंग्वेज का पहला या प्राइमरी फंक्शन होगा। बाकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करना या सोशल रिलेशनशिप
क्या करना, स्टेबल करना, ये सेकेंडरी फंक्शन में आ जाएगा। पहला मुख्य काम है भाई अपनी इमोशन को क्या करें, एक्सप्रेस करें, वही हमारा लैंग्वेज का पहला काम है। ऑप्शन नंबर ए आएगा, है ना। अब यहाँ पर देख लो, मिस आस्था अ लैंग्वेज टीचर कंडक्ट वन ऑन वन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं बच्चों का विद स्टूडेंट्स, है ना, टू असेस देयर, उनकी एबिलिटी को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर ठीक है, टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड कोहेरेंटली। तो इंटरव्यू का मतलब क्या, इंटरव्यू का मतलब फेस टू फेस कन्वर्सेशन ही तो होता है। तो इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे तो कौन सी स्किल को चेक करना चाहेगा, उनके स्पीकिंग स्किल को चेक करना चाहेगा ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सबसे सुटेबल आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी। इंटरव्यू कंडक्ट करा के वो उनके कौन से स्किल को असेस करने की कोशिश कर रहा है, स्पीकिंग स्किल्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 84 में चलते हैं। 84 था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ ग्रामर। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का फीचर पूछा है ना। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, ग्रामर इज टॉट प्रिस्क्रिप्टिवली थ्रू द प्रेजेंटेशन एंड स्टडी रूल, वो सही है ना, ग्रामर को पढ़ाया जाता है इस तरह से। प्रैक्टिस इज प्रोवाइडेड थ्रू ट्रांसलेशन एक्सरसाइज फ्रॉम द मदर टंग, ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस कराया, प्रैक्टिस इज प्रोवाइडेड थ्रू द ट्रांसलेशन। हाँ, ट्रांसलेशन मेथड से उसको प्रैक्टिस करा जाता है, मदर टंग से जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेशन करवाया जाता है ना। अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस मेथड इज इट्स फोकस ऑन ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस। ठीक है, विशेष रूप से इसका फोकस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में होता है। इंग्लिश सिनोनिम्स और इक्विवेलेंट आर यूज्ड टू एक्सप्लेन, ये भी सही है ना। तो यहाँ पर ना सभी सही लग रहा है किसका, इस ऑप्शन का। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 में। क्वेश्चन नंबर 85 था, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लेम ऑफ वाइगोत्स्की का कौन सा क्लेम नहीं है बोला गया है भाई, है ना। तो ये इसमें ना जितने भी ऑप्शंस थे वो आप देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर डी इसका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, द मेमोराइज एंड रिसाइट इंफॉर्मेशन। बाकी इसके भी कंफर्म आंसर के लिए हमको वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल मॉडल आंसर का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 86 को, देख लो, एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर ऑफन सेज। एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर ना अक्सर क्या बोलता है, आई गोड, मैं गया था, किसके जगह में, आई वेंट, मैं गया था की जगह में आई गोड, ठीक है। तो ये क्या है, डेवलपमेंटल ले रहे हैं और ओवर जनरलाइजेशन है कि फॉजिलाइजेशन है कि स्लीप है, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन शायद कभी भी तो और पूछा गया है किसी एग्जाम में, आई थिंक, और इसका सही आंसर होगा वो एक ना डेवलपमेंटल एरर है, ठीक है। डेवलपमेंटल एरर समय के साथ, या वो सीख रहा है लेकिन सीखते समय जो गलतियां उससे हो रही है वो। फॉजिलाइजेशन एक होता है, ये भी लैंग्वेज एरर कहलाता है, जो ना किसी भी लैंग्वेज में कोई गलती होती है, कोई एरर होता है जिसको हम बार बार यूज करते जाते हैं और वो ना हमारे यूज में इतना ज्यादा बैठ जाता है कि वो बिना चेंज हुए, बिना बदले उसको हम यूज करते जाते हैं, ठीक है। वही फॉजिलाइजेशन कहलाता है, स्लिप भी लगभग उसी तरह से, ठीक है। तो यहां पर ये ऑप्शन नंबर ए ज्यादा सुटेबल आंसर है इसका, कि ये डेवलपमेंटल एरर है, ठीक है। 86 का ए। 87 देख लो, इन अ लैंग्वेज क्लास, एक लैंग्वेज क्लास में टीचर प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू ग्रास्प सर्टेन लैंग्वेज कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जब भी एडिशनल सपोर्ट वाली बात आती है ना, तो क्या होता है, वो रिमेडियल टीचिंग होती है। क्या होती है, रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लीजिए 88 को, वाइल राइटिंग वेरियस सब स्किल्स आर एम्प्लॉयड, ठीक है। अब राइटिंग स्किल के सब स्किल्स को यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल दिया गया है। देखो बहुत सारे 6 दिया है, अब पूरे 6 को आपको अरेंज करना है। तो राइटिंग जो स्किल होता है उसकी अगर हम सब स्किल या उसके प्रोसेस की बात करते हैं ना, तो पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है वाली बात। तो सबसे पहले ना प्री राइटिंग होती है ना, जहां पर लिखने से पहले हम आइडियाज लगाते हैं कि हमको क्या लिखना है। देखो राइटिंग मीन्स क्या समझते हो, राइटिंग स्किल का मतलब कोई कुछ बोल रहे हैं और उसको लिखते जा रहे हैं, ये राइटिंग नहीं होता है, राइटिंग स्किल्स नहीं है। या हम कहीं कॉपी या बुक में कुछ चीजें लिखी गई उसको देख के लिख रहे हैं, वो राइटिंग स्किल नहीं होता है। राइटिंग स्किल्स का मतलब होता है हमको कोई टॉपिक दिया जाए और उस पर कुछ लिखने को बोला जाए, और हम कितना अच्छे से अपना लिखावट रखते हैं, कितने अच्छे से अपने विचार को उस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रख पाते हैं, इसको राइटिंग स्किल बोला जाता है, ठीक है। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर लिख पाने में सक्षम है किसी स्पेशल या पार्टिकुलर लैंग्वेज में, तब आप बोल सकते हैं कि आप में राइटिंग स्किल्स है, वो होती है राइटिंग स्किल। तो किसी भी चीज को लिखने के लिए ना सबसे पहले एक विचार लाना पड़ता है कि मुझको क्या लिखना है ना। तो उसके बाद उसको ड्राफ्ट करना पड़ता है, जो भी हम बातें सोच रहे हैं मन में उसको ड्राफ्ट करेंगे, फिर उसमें एडिट करना, रिवीजन करना, ये सब चीजें
होती हैं। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही पहला होगा पहले कि वर्किंग आउट व्हाट यू वांट टू से, क्या आप कहना चाह रहे हैं उसके साथ काम करना है ना, गेटिंग और डेवलपिंग आइडियाज, आइडियाज डेवलप करना, तो पहला हो जाएगा पहले। इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद होगा सेकेंड, नहीं सॉरी फोर्थ। अब हमने क्या लिखना है सोच लिया, फिर आप क्या करोगे, वर्किंग आउट द ऑर्डर इन विच यू वांट टू से। अब हम उस ऑर्डर पे काम करेंगे हमारे आइडिया के, कि हम कौन से पहले क्या बातों को लिखेंगे, उसके बाद किस चीजों को लिखेंगे, है ना। तो हमारी ऑर्डर लिखने का जो प्रॉपर ऑर्डर है या जो प्लानिंग है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा जो आइडिया है वो रहेगा। तो सेकेंड में क्या आ जाएगा, फोर्थ पॉइंट आ जाएगा। अब हमने 2 बार सोच लिया हमको क्या क्या करना है, क्या क्या लिखना है ना। उसके बाद हमारा क्या काम चालू होगा, सेकंड ड्राफ्ट करेंगे। जो भी हम सोच रहे हैं उसको हम ड्राफ्ट करेंगे, मोटा मोटा मोटे तौर पर एक लिख के रखेंगे, है ना, ड्राफ्टिंग करेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं उस चीज को। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सीक्वेंस है वो चलेगी और हमारा ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, पहला चौथा फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये सभी लाइन से है। लास्ट में प्रूफ रीडिंग होता है, मिस्टेक वगैरह एक्यूरेसी या स्पेलिंग वगैरह चेक हो जाता है लास्ट में, ठीक है। चलो भाई आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में, 89 था, एक इजी क्वेश्चन था। अब अगर आप देखेंगे तो दिस सब स्किल ऑफ रीडिंग, रीडिंग का एक सब स्किल बोला जा रहा है, ग्लांसिंग थ्रू, है ना, एक झांक कर देखना, एक मतलब सही तौर पर किसी चीज को देखना जनरल आइडिया के लिए। ये क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है स्कीमिंग। क्या कहलाता है, स्कीमिंग कहलाता है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं, स्कैनिंग और इंटेंसिव रीडिंग। तो आप जानते ही होंगे स्कैनिंग और इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, ये गहन अध्ययन होता है ना, ठीक है, किसी स्पेशल डिटेल के लिए पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। टीचर्स समटाइम वर्क विथ मॉडल ऑफ टेक्स्ट टाइप्स when teaching writing. Model can show learners what pattern of language vocabulary register layout to. तो इस तरह से जो टीचर पढ़ाते हैं, है ना, दे हेल्प द लर्नर्स, एक अच्छे चीजें लिख पाने में मदद करते हैं। तो ये क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है ना। तो इस तरह का जो राइटिंग है जो टीचर करवा रहे हैं वो क्या है, तो यहाँ पर तो ये गाइडेड राइटिंग लग रहा है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस राइटिंग और गाइडेड राइटिंग दोनों में यहाँ भी कंफ्यूजन है ज्यादा, तो ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको भी लिया जा सकता है। तो इसके लिए भी फाइनल आंसर का वेट कर लेंगे, ठीक। तो इस तरह से जितने संभव आंसर्स थे ना, एक्सपेक्टेड हमारे आंसर्स थे, हमने कोशिश किया कि वो डिस्कस करें। ज्यादातर आपको सही आंसर्स बताया गया है, कुछ एक दो तीन क्वेश्चंस हो सकते हैं जो व्यापम अलग ले ले, ठीक है। बाकी आई होप कि आपके ज्यादातर आंसर सही हो रहे होंगे और एक अच्छे नंबर के साथ ना आप सीजी टेट के इस एग्जाम को भी क्वालिफाई करेंगे। चलिए तो फिर इस आंसर की वाले क्लास में इंग्लिश के आंसर की में इतना ही। देखते हैं कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के भी आंसर चर्चा करते हैं अगले वीडियो में।